वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। कक्षा 6 का ये दूसरा पाठ है, अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस पाठ को पूरी तरह से हमने पिछली वीडियो में समझा था, लेकिन बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम इसके प्रश्न उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी हमें बताइए। तो आज हम इस वीडियो में अपना स्थान स्वयं बनाएं, किस तरह से इसके प्रश्न लिखे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से आप कॉपी में इन सब को लिखोगे, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस पाठ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है और आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं। ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से क्या लाभ है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य है कि ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और इससे क्या लाभ होता है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की भी खूब होने लगती है और तरक्की के जो अवसर हैं वो भी मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, यानी लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, आपका सम्मान भी करने लगते हैं। तो ये लाभ है ईमानदारी से कार्य करने का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है कि राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए, नशे के क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर लिखना है, नशा करना एक बुरी बात है और इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाता, क्योंकि हर समय वो नशे में रहता है। और नशा करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि नशा करना एक बहुत बुरी बात है, इससे कुछ भी लाभ नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। और नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, उसका जो शरीर होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और उस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं और वो अपने परिवार का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाता और जो समाज है, ये जो दुनिया है, वो भी उसे आदर भाव के साथ नहीं देखती है और उसके पैसे का भी नुकसान होता है और शरीर से तो वो कमजोर हो ही जाता है और उसे बहुत सारी जो है बीमारी लग जाती है। इसलिए नशा करना बहुत बुरी बात है। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति नशा करता है तो आप उसको समझाइए कि नशा करना बहुत बुरी बात है, इससे पैसे का भी नुकसान होगा और क्या होगा, उसका स्वास्थ्य भी बेकार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इसमें तीसरा लाभ ये है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो खुद तो अपना नुकसान करता ही है, साथ में जो उसका परिवार है वो भी उसके परिणामों को भुगतता है। जैसे कि बीड़ी सिगरेट है, अगर कोई घर में पीता है तो पीने वाले को भी इतना ही नुकसान होता है जितना उसके धुएं से उसके परिवार को लाभ मिलता है। तो अगर जो व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी कोई धूम्रपान करते हैं तो अपने लिए ना सही, अपने परिवार के व्यक्तियों के लिए, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो इस धूम्रपान को छोड़ें, नशा करना छोड़ें। इससे आपको भी लाभ मिलेगा और आपके परिवार को भी लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। इसमें है कि मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, किसने कहा था, किससे कहा। राजा ने। और किससे कहा, मंत्री से। अगला प्रश्न है, मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूं। तो ये किसने कहा, मंत्री ने। और किससे कहा, राजा से। तीसरा है, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, किसने कहा, युवक ने। और किससे कहा, मंत्री से। चौथा घा, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तभी आप इस प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। किसने कहा था, ये वित्त मंत्री ने। किससे कहा था, राजा से। अगला प्रश्न है कि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया।
तो इसका उत्तर है कि दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, इस तरह से आप देख करके अपनी कॉपी में इसको लिख लें। तीसरा प्रश्न है कि हुजूर पैसा तो मैं डाल सकता हूं, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है कि वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें और इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। अगला प्रश्न है कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसका उत्तर है कि राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। अगला प्रश्न है कि कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से देखकर भी आप लिख सकते हैं। और अगर किसी और बात से आपको इस कहानी ने प्रभावित किया, किस बात से प्रभावित किया, वह भी आप लिख सकते हैं। तो जो इसमें लिखा है वो इसको जान लें कि मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री फिर प्रधानमंत्री बना। अब ये थे इनके प्रश्न उत्तर। अब आती है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, राजा, राजा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नरेश, और रात का निशा, सोने का स्वर्ण, और दिन का होता है दिवस। और यहाँ पर जो सा लिखा हुआ, और खुश, प्रसन्न, और निगाह का जो पर्यायवाची शब्द है वो है दृष्टि। दिवस इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर जो है बड़ा सा बना है वो नहीं बनाना है, दिवस इस तरह से लिखना है। पर्यायवाची कई होते हैं, अगर आपको और भी याद है तो आप उसकी जगह और भी लिख सकते हैं। जैसे राजा को निरप भी कहते हैं, राजन भी कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। रात को निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं। तो जो आपको याद हो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं विलोम शब्द कि निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। देखिए, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। आपको उल्टा शब्द लिखना है, जैसे उन्नति, उन्नति का आपको लिखना है अवनति। ठीक है, इसे उन्नति और उन्नति का होगा अवनति। कृतज्ञ, कृतज्ञ का लिखना है कृतघ्न। और बेईमान, बेईमान का लिखना है ईमानदार। यानी जो भी शब्द है उसका आपको उल्टा लिखना है, जैसे अमीर का गरीब, अच्छे का बुरा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। कोई भी वाक्य जब लिखा जाता है उसमें विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर विराम चिन्ह कहीं पर गलत लग गए तो जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जैसे पहला वाक्य, पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं। तो यहाँ पर हम पेन बोलने के बाद थोड़ा रुकेंगे, तो रुकने के लिए जहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लगा है पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं। अब जहां पर पूरी तरह से रुक जाते हैं, हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, वहां पर यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम जहां पर हम थोड़े से समय के लिए रुकेंगे, और जो पूर्ण विराम होता है वहां पर लगता है जहां पर हम अपने वाक्य को पूरा कर देते हैं। तो जैसे पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लगेगा विराम और यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम। अब है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? जहां पर क्या, कौन, जहां पर कोई प्रश्न पूछ रहा होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पर नहीं लगा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है, वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो जहां पर किसी चीज के लिए आश्चर्य होता है, अचंभा हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं, मुंह से निकलता है वाह कितनी सुंदर चीज है, तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये विस्मय वाला चिन्ह जो है यहाँ पर लगाया जाता है। अगला है, गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया है बीच में, विद्यालय की शोभा है, गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। जहां पर जो दो लोग एक साथ जुड़े होते हैं किसी काम से, किसी नाम से, जैसे माता पिता, भाई बहन, दोनों विशेष होते हैं, तो वहां पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हार गले में पहनने जाने वाली माला है, लेकिन हार शब्द के दो अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्द कहते हैं कि समान अर्थ वाले, और अनेकार्थी यानी एक ही जो शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हों। अब जब हम हार बोल रहे हैं तो हार शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो गले में पहनने वाला हार, और जब कोई खेल में हार जाता है तो हार शब्द एक ही जैसे लिखा जाता है, लेकिन उसके दो मतलब हो सकते हैं, गले में पहनने वाला हार और पराजय। इसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कर, मन, सोना, पत्र। इनके जैसे उत्तर देखिए, यहाँ पर ये कर है तो कर का अर्थ टैक्स भी होता है, और कर का अर्थ जो है सूंड होता है, जो हाथी होता है उसको भी कर कहते हैं, और कर माने बच्चों हाथ भी होता है, कर माने हाथ। तो यहाँ पर देखिए कर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन कर शब्द के दो अर्थ हैं कि कर का अर्थ टैक्स भी है, कर का अर्थ सूंड भी है। यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कर टैक्स के रूप में यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो रहा है कि वह अपना आयकर समय से जमा करता है। सूंड हाथी का कर लंबा होता है। दूसरा है मन। देखिए मन के भी दो अर्थ हैं, एक मन है तोल की एक इकाई और मन है हृदय। तो यहाँ पर देखिए मन का वाक्य प्रयोग होगा कि वह मन का बुरा नहीं है, और जो तोल के रूप में कि उसने मुझे 1 मन गेहूं दिया। अब आपको समझ में आ गया, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, मन का अर्थ होता है दिल भी होता है, और मन का अर्थ एक तोल की इकाई भी होता है। अब दूसरा शब्द सोना। सोना एक क्रिया है कि जैसे राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है, जैसे रात को सो जाते हैं वो वाला सोना। एक सोना होता है धातु। सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। अगला है पत्र पत्ता। पत्र के भी दो शब्द हैं, एक है पत्ता और दूसरा है पत्र चिट्ठी। तो पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्ते लगते हैं, और चिट्ठी मुझे तुम्हारा पत्र मिला। अब आपको समझ में आ गया अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जब जहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। अब आपको इस वाक्य में बताना है कि इसमें जो है विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है कि बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। तो यहाँ पर नौकरी कैसी है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि नौकरी कैसी है, बढ़िया है। तो जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। अब जैसे दूसरा देखिए दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया, यानी दफ्तर जो था कैसा हो गया, बढ़िया हो गया, शाही हो गया। तो यहाँ पर शाही शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। वाक्य में जो विशेषता है, जैसे उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तो कैसी आवाज में पूछा, तेज आवाज में पूछा। तो तेज क्या है, ये विशेषता है कि आवाज कैसी है, तेज है। जैसे उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। तो कहानी किसकी सुनाई, रद्दी लिफाफों की। तो यहाँ पर रद्दी शब्द को अंडरलाइन करेंगे। अगला है सभी मंत्री अपने महल के एक बड़े कमरे में आ गए। तो कमरा कैसा है, बड़ा है, कमरे की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ बड़े जो शब्द है उसके नीचे रेखा खींचेंगे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, यानी सभी मंत्री क्या हुए, लज्जित हुए। तो यहाँ पर लज्जित शब्द को अंडरलाइन करेंगे। आपको समझ में आ गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो भी वाक्य है उसमें जो कोई भी वाक्य है, कोई व्यक्ति है, कोई आवाज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जो भी संज्ञा या सर्वनाम है, उसकी जो भी विशेषता होती है उसी को विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण ही पूछा जा रहा है वाक्य में कि इसमें विशेषण बताइए। तो जैसे नौकरी कैसी है, तो बढ़िया है ना, और दफ्तर कैसा है, शाही। आवाज़ कैसी है, तेज। और जो कहानी है वो किसकी कहानी है, कैसी है, रद्दी लिफाफों की कहानी है। और जो मंत्री महल के कमरे में आ गए, और कमरा कैसा है, बड़ा है। और सभी मंत्री क्या हुए, लज्जित। तो आज इस वीडियो में हमने अपना स्थान स्वयं बनाइए इन सारे ही प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास ज़रूर पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं
दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।